नमस्कार, आज की बड़ी खबर में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं गौरव अग्रवाल और सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली से आई आज की एक बड़ी खबर की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। राजेंद्र कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप है। वो अलग बात है कि चुनाव से पहले केजरीवाल कहा करते थे कि अगर किसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे तो वो खुद उसे जेल भेज देंगे, लेकिन अब इस गिरफ्तारी पर घमासान मच गया है। भ्रष्टाचार पर सबसे ज्यादा बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही करते हैं, लेकिन आज उन्हीं के प्रधान सचिव को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई ने केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार और 4 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। इन सभी पर सरकारी ठेकों में धांधली समेत भ्रष्टाचार के आरोप है। सीबीआई ने राजेंद्र कुमार को 50 करोड़ के कंप्यूटर घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है। सभी आरोपियों को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। उक्त वरिष्ठ लोक सेवक एवं अन्यों पर घूसखोरी एवं आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग कर दिल्ली सरकार के ठेकों को आवंटित करने में दिल्ली की प्राइवेट कंपनी का पक्ष लेने का आरोप है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया प्रधान सचिव की गिरफ्तारी को सरकार को अस्थिर करने की साजिश कह रहे हैं। बीजेपी पूछ रही है कि आरोपी को बचाने की कोशिश क्यों हो रही है। पिछले 23 साल के इतिहास में कभी भी केंद्र सरकार कभी भी इतनी घटिया हरकतों पर नहीं उतरी, कभी भी इतने निचले स्तर पर नहीं उतरी जितना निचले स्तर पर अभी वर्तमान केंद्र की सरकार उतर के आ गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि राजेंद्र कुमार जी से इतना ज्यादा लगाव ये आम आदमी पार्टी का क्यों है। ये भी लोगों को पता था कि कुछ उनके अगेंस्ट विजिलेंस इंक्वायरीज थी, तो ये तो सीबीआई की तारीफ होनी चाहिए कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया। राजेंद्र कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप है। ऐसे कई अधिकारी होते हैं जिन पर कार्रवाई होती है। ऐसे में सवाल उठता है कि राजेंद्र कुमार में ऐसा क्या है कि आम आदमी पार्टी उन्हें बचाना चाहती है। आखिर कौन है राजेंद्र कुमार? दिल्ली से आईआईटी की पढ़ाई करने वाले राजेंद्र कुमार 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। केजरीवाल सरकार ने पिछले साल फरवरी में राजेंद्र कुमार को प्रधान सचिव बनाया था। भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद सीबीआई ने राजेंद्र कुमार के घर और दफ्तर पर 15 दिसंबर 2015 को छापेमारी की थी। राजेंद्र कुमार के खिलाफ पद का दुरुपयोग करने का केस दर्ज किया गया था। दिल्ली डायलॉग कमीशन के पूर्व सचिव आशीष जोशी ने एसीबी चीफ एमके मीणा को चिट्ठी लिखकर राजेंद्र कुमार के खिलाफ जांच की मांग की थी, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया था। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। उधर 400 करोड़ के टैंकर घोटाले में एसीबी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ करेगी। दिल्ली के जल मंत्री टैंकर घोटाले में पूछताछ के लिए आज एसीबी के सामने पेश हुए। एसीबी पर पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को बचाने का आरोप लगाया। एसीबी प्रमुख मुकेश कुमार मीणा ने कपिल मिश्रा पर जांच में सहयोग नहीं करने की बात कही। कल फिर पूछताछ के लिए बुलाया। पूरा उद्देश्य केवल यही लगा कि वो अरविंद केजरीवाल जी को फंसाना चाहते हैं। ऐसा लगता है एसीबी शीला दीक्षित को क्लीन चिट देने की तैयारी कर रही है। जो कंसर्न लोग हैं सबसे पूछताछ होगी और केजरीवाल जी से भी पूछताछ होगी। कपिल मिश्रा अपने समर्थकों के हुजूम के साथ एसीबी दफ्तर पहुंचे थे। उधर मोदी कैबिनेट का कल विस्तार होने जा रहा है। नए मंत्रियों के नामों पर मुहर लग चुकी है और कल सुबह 11 बजे इन नामों का ऐलान किया जाएगा। इस बीच पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने आज अपने घर पर संभावित मंत्रियों से मुलाकात की। संभावित मंत्रियों में एसएस आहलूवालिया, यूपी से आने वाली अनुप्रिया पटेल और अनिल माधव दवे अमित शाह के घर पहुंचे। इसके अलावा फग्गन सिंह कुलस्ते, विजय गोयल, एमजे अकबर भी शाह के घर मिलने उनसे पहुंचे। सूत्रों की माने तो 10 से 12 सांसदों को मंत्री बनाया जा सकता है, जिनमें 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और जातीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा गया है। लंबे समय से मोदी कैबिनेट में विस्तार के कयास लग रहे हैं। इसे लेकर पिछले हफ्ते की मोदी और शाह के बीच 5 घंटे की मैराथन बैठक भी हुई थी। इसके अलावा खुद पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों के साथ बैठक कर उनका रिपोर्ट कार्ड मांगा था। इसी आधार पर अब कैबिनेट में फेरबदल होगा। और इस मुद्दे पर राजनीतिक सियासत भी गर्मा गई है। देखिए, मजल्यावरती शिवसेनेत प्रवेश करणाऱ्यांची संख्या वाढते आणि त्यांच्यामध्येच मी अजूनही व्यस्त आहे। मंत्रिमंडळाच्या चर्चेबद्दल अजूनही मी काही ठरवलेलं नाही, पण एक गोष्ट नक्की की शिवसेना काही मागायला कोणाकडे गेलेली नाही आणि शिवसेना लाचार होऊन कोणाच्या दारामध्ये उभी राहणार नाही।
तो मुझे अमित शाह साहब ने मोदी साहब का संदेश दे दिया है कि भाई कल राष्ट्रपति भवन में मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, शपथ विधि हो रहा है और उसमें आपको शपथ लेनी है। तो मेरा मंत्री पद पक्का है, ऐसा उन्होंने मुझे बताया है। अभी कौन सा मंत्रालय मिलेगा, कैबिनेट मिलेगा, इंडिपेंडेंट चार्ज मिलेगा या एमओएस मिलेगा, उसके बारे में कोई चर्चा हुई नहीं है। क्या आतंक का कोई मजहब होता है? जवाब है नहीं। क्या आतंकवाद को अच्छा आतंकवाद या बुरा आतंकवाद की कैटेगरी में बांटा जा सकता है? नहीं। क्या किसी भी मजहब में बेगुनाह लोगों की हत्या स्वीकार की जा सकती है? इसका भी जवाब नहीं है। ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बार बार आतंक के तार हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से जुड़ जाते हैं। ताज़ा मिसाल बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई घटना का है, लेकिन सवाल उन लोगों की सियासत पर भी है जो अपने राजनीतिक फायदे के लिए आतंकवाद को भी मजहबी रंग देने से नहीं चूकते। मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के घर बैठक हुई। अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल भी अमित शाह से मिलने पहुंची। मोदी मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरों की एंट्री हो सकती है, जबकि अच्छा प्रदर्शन कर रहे मंत्रियों का कद बढ़ाया जा सकता है। खराब प्रदर्शन करने वाले मंत्रियों की छूट। आरएलडी अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह इन दिनों एक वीडियो को लेकर चर्चा में है। वीडियो में अजीत सिंह समर्थकों पर चिल्लाते नजर आ रहे हैं। वीडियो अजीत सिंह के दिल्ली आवास का है। अजीत सिंह बागपत विधानसभा क्षेत्र से टिकट के दावेदारों पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। बागपत से बाहुबली नेता मदन भैया चुनाव लड़ना चाहते हैं। मदन भैया पहले भी बागपत से विधायक रह चुके हैं, लेकिन बागपत के लोग पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष योगेश धामा का समर्थन कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर योगेश धामा के समर्थक अजीत सिंह के आवास पहुंचे थे। उधर मानसून की बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत तो जरूर मिली है, लेकिन कई इलाकों में बारिश लोगों के लिए आफत भी बन गई है। दिल्ली में मानसून की बारिश के बाद गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन सड़कों में पानी भरने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गए। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रात भर बारिश होती रही। जब 2-4 घंटे से ऊपर हो चुका है बारिश को रुके हुए समय, और इन 3-4 घंटों के बीच में भी पानी की निकासी यहां से नहीं की जा सकी। उत्तराखंड में बादल फटने के बाद बची तबाही का असर अब भी नजर आ रहा है। सड़कें टूटने की वजह से आवाजाही ठप है। सेना और एसडीआरएफ के जवान राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। गुजरात के गोधरा में 100 से ज्यादा लोग भारी बारिश की वजह से पानी में फंस गए। प्रशासन से मदद नहीं मिलने पर स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। उत्तराखंड में बादल फटने की वजह से 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात में भारी बारिश की वजह से अहमदाबाद मुंबई रूट पर ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा है। असम के गुवाहाटी में भारी बारिश की वजह से शहर की गलियों में पानी भर गया है। उधर महाराष्ट्र में ग्राहकों से धोखाधड़ी करने वाले बिल्डर्स की अब खैर नहीं। राज्य पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी थानों को निर्देश दिया गया है कि वो बिल्डर्स के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों को गंभीरता से ले। सभी पुलिस थानों को निर्देश दिया गया है कि वो बिल्डर्स के प्रोजेक्ट में खामियां पाए जाने पर कोई रियायत नहीं बरते। महाराष्ट्र में बिल्डर्स की गड़बड़ी पर पुलिस अब तेजी से कार्रवाई करेगी। महाराष्ट्र पुलिस मुख्यालय की ओर से इस बारे में राज्य के सभी थानों और बड़े अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। सभी थानों को निर्देश है कि वो फ्लैट की तय मियाद पर डिलीवरी न मिलने पर, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के बिना प्रॉपर्टी का पोजेशन देने पर, बिना इजाजत या फिर अवैध कंस्ट्रक्शन करने पर शिकायत मिले तो केस दर्ज करें। ग्राहकों से फ्लैट के बदले 20% रकम लेने पर रजिस्ट्रेशन न करने और प्रोजेक्ट का पैसा किसी और खाते में रखने पर कार्रवाई करें। देखिए, पहले तो अगर आप आइडियल सिचुएशन मानेंगे तो डेवलपर्स जो प्रॉमिस किया है वो तो डेवलपर्स की तरफ से रखना चाहिए प्रॉमिस। अगर वो प्रॉमिस में कुछ गड़बड़ है तो डेफिनेटली डेवलपर्स को जाके उसके अगेंस्ट डेफिनेटली आप लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। बिल्डर्स की कई और कारगुजारियों के खिलाफ भी अब पुलिस में केस दर्ज कराना आसान होगा। जैसे फ्लैट्स की बिक्री के 4 महीने के भीतर बिल्डर हाउसिंग सोसाइटी बनाने की अर्जी न दे तो पुलिस में केस किया जा सकता है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के 4 महीने में कन्वेंस यानी प्रोजेक्ट की जमीन का मालिकाना हक सोसाइटी को न देने पर भी बिल्डर पर केस किया जा सकेगा। पुलिस मुख्यालय को शिकायतें मिल रही थी कि थानों पर बिल्डर्स के खिलाफ मामलों की लिखापढ़ी में अक्सर टालमटोल होती है। मौजूदा कानूनों के तहत ही पुलिस में अलग अलग शिकायतों में बिल्डर्स को 5, 3 और 1 साल तक सजा दिला सकती है। अनुभव ये होता है कि जब भी कोई ग्राहक पुलिस स्टेशन जाता है तो पुलिस उसको सुनने की
बिल्कुल चेष्टा नहीं करती है, उसको वहां से निकाला जाता है। और बिल्डर के खिलाफ अगर वो बोलने गया तो मानो कि उसने बहुत कोई बड़ा गुनाह किया है, इस तरह से उसके साथ बर्ताव किया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी नए कानून के तहत बिल्डर्स पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है, बल्कि पहले से ही मौजूद महाराष्ट्र ओनरशिप ऑफ फ्लैट्स एक्ट और महाराष्ट्र रीजनल टाउन प्लानिंग एक्ट के तहत पुलिस अधिकारियों को कार्रवाई करने की हिदायत दी गई है। अनुराग शाह के साथ सिल्की सिंह, जी मीडिया, मुंबई। उधर रियो ओलंपिक की तैयारी अपने आखिरी दौर में है और खेलों के इस महामेले में भारतीय एथलीट्स ने अभी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। उम्मीद है कि भारत की झोली में इस बार ज्यादा से ज्यादा पदक आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रियो ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने वाले भारतीय एथलीटों से मुलाकात की उन्होंने और खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं भी दी। ऐसा पहली बार हुआ है। दिल्ली का मानेकशॉ सेंटर ऐतिहासिक पलों का गवाह बन गया, जहां ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में होने वाले ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय एथलीट्स को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विजयी भव। रियो ओलंपिक में भारतीय दल का नेतृत्व करने वाले शूटर और ध्वजवाहक अभिनव बिंद्रा ने प्रधानमंत्री मोदी और खिलाड़ियों की मुलाकात पर ट्वीट किया। ऐसा पहली बार हो रहा है कि पीएमओ खिलाड़ियों को विदा कर रहा है, ये अच्छी पहल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रियो ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को दुनिया के सबसे बड़े खेल महाकुंभ में विजयी प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। उनका प्रोत्साहन करने आए, अपने कीमती समय से वक्त निकाल करके। इसी से ये बात प्रमाणित होती है कि सरकार कितनी अहमियत और कितनी प्राथमिकता और कितना महत्व दे रही है, क्योंकि हमें लगता है कि जब भी कोई खिलाड़ी कोई इनाम या मेडल जीत करके आता है तो खिलाड़ी के लिए तो केवल मेडल है, लेकिन 130 करोड़ के इस राष्ट्र के लिए वो एक स्वाभिमान और आत्मसम्मान का एक विषय बन जाता है। खिलाड़ियों के लिए पीएम मोदी से मुलाकात बेहद खास रही। किसी ने पीएम के साथ सेल्फी ली तो किसी ने ऑटोग्राफ बुक में शुभकामनाओं को सहेज कर रख लिया। प्रधानमंत्री के साथ गुजरे पलों ने मानो खिलाड़ियों में नई ऊर्जा का संचार कर दिया। पीएम मोदी ने हर खिलाड़ी से अलग अलग मुलाकात की, उनकी हौसला अफजाई की। मोटिवेशन भी मिलता है कि एक साड़ी कंट्री के साडे प्राइम मिनिस्टर भी साडे ते ना विश्वास करते हैं कि हाँ ये बंदे मेडल लेके आएंगे। Really good speaking to him and he's been really very encouraging, so it's a great thing. इस बार भारत ओलंपिक खेलों में अपना सबसे बड़ा दल भेज रहा है। 13 खेल स्पर्धाओं में अब तक 100 से ज्यादा खिलाड़ियों का चयन हो चुका है। अभिनव भारत के ध्वजवाहक होंगे। आने वाले दिनों में कई और खिलाड़ियों के चयन की संभावना है। खेल मंत्रालय और भारतीय ओलंपिक संघ को ओलंपिक में 110 से ज्यादा खिलाड़ियों के शामिल होने की उम्मीद है। रियो के लिए चयनित कई खिलाड़ी विदेशों में अपना प्रशिक्षण पूरा कर रहे हैं। सर, मेरा कुछ समस्या है, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो वो बोले कि आने के बाद मिलना। मैं कहा सर फिर टाइम तो नहीं मिलता। बोला मैं दूंगा ना टाइम। काफ़ी अच्छा लगा ये सुन। जो प्रिपरेशन तैयारी कर रहा है, ट्रेनिंग है, वो मेरा कमी नहीं है और मैं इसी तरीक़ा से अगर चल के जाऊँ तो मैं 100% अच्छे होगा और मैं पक्का करके आऊँगा। रियो ओलंपिक 2016 का 5 अगस्त को आगाज हो रहा है, जो 21 अगस्त तक चलेगा। रियो ओलंपिक में 207 देश हिस्सा ले रहे हैं। 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी शामिल होंगे। 28 खेलों में 307 मेडल्स के लिए मुकाबला होगा। रियो ओलंपिक 2016 में 2 नए खेल गोल्फ और रग्बी 7 को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी 125 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि हैं और उनकी शुभकामना का मतलब है देश के 125 करोड़ लोगों की शुभकामना और उम्मीद विश्व विजय की। दिल्ली से किरण चोपड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो हो सकता है कि अगली बार रेलवे में सफर के दौरान आपको खाने पान में गर्मा गर्म राजमा चावल, दाल चावल, चिकन बिरयानी या फिर हैदराबादी बिरयानी जैसा खाना परोसा जाए। क्वालिटी से लेकर क्वांटिटी तक सब होगा लाजवाब। इसके लिए IRCTC जल्द ही रिटॉर्ट कैटरिंग सेवा को बतौर ट्रायल शुरू करने जा रही है। May I have your attention, please?
रेलवे अब स्वाद के जरिए यात्रियों का दिल जीतने की तैयारी कर रही है। ट्रेनों में खाने पीने की व्यवस्था देखने वाली IRCTC रिटॉर्ड केटरिंग की शुरुआत करने जा रही है। रिटॉर्ड केटरिंग में पैकेज्ड फूड होता है, बस उसमें गर्म पानी मिलाना होता है और इंस्टेंट खाना तैयार हो जाता है। ये जो पैकेट रहेगा, इसी में आपका राजमा राइस या जो भी आपको डिश होगा वो उसी के अंदर रहेगा और इसको आपको गर्म पानी में 3 से 4 मिनट तक भिगो के रखना है। भिगो के रखना है, बिल्कुल। तीन से 4 मिनट तक भिगो के रखने के बाद जो है ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। रिटॉर्ड केटरिंग के जरिए IRCTC 1 लाख फूड सैंपल ट्रायल के तौर पर यात्रियों को देगी। इसमें राजमा चावल, छोले चावल, पनीर बिरयानी, चिकन बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी समेत कई और वैरायटीज होंगी। यात्रियों से मिले फीडबैक के आधार पर रिटॉर्ड केटरिंग सेवा को अपनाया और विस्तार किया जाएगा। फिलहाल एयरलाइंस रिटॉर्ड केटरिंग सर्विस का इस्तेमाल करती है। IRCTC का दावा है कि रिटॉर्ड केटरिंग के तहत खाने की कीमत काफी कम हो। रेलवे एयरलाइंस की तर्ज पर ट्रेनों में चाय देने की भी व्यवस्था करने जा रही है और ट्रायल के तौर पर इसकी शुरुआत गतिमान एक्सप्रेस में की जाएगी। सर, क्या नया कंसेप्ट है और किस तरीके से आप कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को ये पसंद आए? प्री मिक्स टी हम इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि आपको सिर्फ ये पैकेट आपको दिया जाएगा, साथ में गर्म पानी और कप दिया जाएगा। इसको आप खोल के अगर गर्म पानी में मिलाएंगे तो आपको अलग से अभी जो अलग से दूध और शक्कर और टी बैग्स आपको मिलाना पड़ता है, वो मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ गर्म पानी में अगर इसको आप घोलेंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल घर पे जैसी चाय बनती है वैसा ही चाय आपके सामने बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इस बार के रेल बजट में रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने केटरिंग IRCTC को वापस सौंप दी थी और अब IRCTC नए प्रयोगों के जरिए रेल सफर को और सुहाना बनाने की कोशिश कर रही है। समीर दीक्षित, जी मीडिया, दिल्ली। और आगे बढ़ते हैं। नई नौकरी के साथ नई जिंदगी के नए सपने जुड़ते हैं और ये सपने और भी खास होते हैं अगर ये आपकी पहली नौकरी हो, यानी आप अपने जीवन के नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन सोचिए कि एक पल में ये सपने टूट जाए तो कैसा लगेगा। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी ग्रोफर्स ने कुछ ऐसा ही किया है करीब 67 लोगों के साथ। देखिए। लाखों सपने लेकर 67 युवा अपने अपने घरों से गुड़गांव के लिए निकले थे और इन सब की मंजिल एक ही थी, ग्रोफर्स में नौकरी कर अपने ख्वाबों को हकीकत में तब्दील करना। लेकिन अपनी मंजिल के करीब पहुंचकर भी उसे हासिल करने से वो चूक गए। वजह बना ग्रोफर्स का धोखा। 67 युवा अपनी अपनी नौकरी ज्वाइन करने गुड़गांव तो पहुंच गए थे, लेकिन यहां पहुंचकर उन्हें नई नौकरी ज्वाइन करने के लिए कोई फॉर्म भरने को नहीं मिला, बल्कि मिली एक ईमेल जिसमें लिखा गया था कि उन्हें दिए गए अपने ऑफर को ग्रोफर्स वापस ले रहा है। खास बात तो ये रही कि इस ईमेल में ना उनसे माफी मांगी गई, ना कोई वजह बताई गई और ना किसी भी फोन कॉल का जवाब दिया गया। जब इन गुस्साए लोगों ने कंपनी के बाहर प्रदर्शन किया तो HR के 2 लोगों ने आकर उनसे बात की, लेकिन मैनेजमेंट ने इन लोगों से मिलने के लिए इनकार कर दिया। वहीं जिन होटल में बाहर से आए लोगों को रुकवाया गया था, उन्हें भी एक ही दिन में होटल का कमरा खाली करने को कहा गया। अब सारे मामले के बाद कई कॉलेज ने ग्रोफर्स को कैंपस रिक्रूटमेंट में जगह न देने का फैसला किया है। हाल ही में ग्रोफर्स ने 10% लोगों की छटनी की थी और इसकी वजह कंपनी की स्ट्रैटेजी में बदलाव बताया था। It really hampers their career. So certainly they can take legal action against, at least send a notice to them regarding the compensation जो उनकी मिलना चाहिए इस दौरान में। And I would propose that as Indian placement reporting standard में एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें ये साइन हो रहा है प्लेसमेंट का, उसमें एक 4 फीचर क्लॉज और सम सॉर्ट ऑफ अ क्लॉज शुड बी देयर टू सेफगार्ड द स्टूडेंट। वैसे ये पहला मामला नहीं है। हाल ही में IIM अहमदाबाद के 18 छात्रों के कैंपस रिक्रूटमेंट के बाद फ्लिपकार्ट ने उनकी 6 महीने के लिए नौकरी टाल दी थी और इस पर कंपनी ने सफाई दी थी कि कंपनी की रिस्ट्रक्चरिंग के कारण ये देरी हो रही है और जून 2016 की जगह दिसंबर 2016 तक छात्रों की ज्वाइनिंग होगी। फ्लिपकार्ट ने ये कहा कि नए रिक्रूट्स को 1.5 लाख रुपए का ज्वाइनिंग बोनस भी दिया जाएगा। हाल ही में कई स्टार्टअप के बंद हो जाने के बाद कई युवाओं की नौकरी चली गई, कई लोगों के सपने भी टूट गए।
कई ऐसे भी युवा थे जो बड़ी बड़ी कंपनियों के बजाय ऐसे स्टार्टअप को चुन रहे थे जिससे न केवल उनके सपनों को पूरा कर सके बल्कि जिन्हें वो बुलंदियों पर पहुंचाकर अपने सपनों को एक नए मुकाम तक पहुंचा सके। लेकिन अब स्टार्टअप को लेकर IIT IIMs का नजरिया बदल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जब बात आती है ऑनलाइन सेल की तो इसके जरिए कमाई की, तो ये ऑनलाइन सेल कंपनियां किसी से भी पीछे नहीं दिखती। इन सेल के जरिए कमाई के दावे भी बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन जब बात वैल्यूएशन की होती है तो तमाम दावे खोखले दिखते हैं। तभी तो इन बड़ी बड़ी स्टार्टअप्स की वैल्यूएशन दिन ब दिन कम हो रही है। %50 डिस्काउंट, 60% की सेल, आकर्षक ऑफर। ऑनलाइन कंपनियों के आज के वक्त में सच यही है, तभी तो ग्राहक इनकी ओर खींचे चले आते हैं। लेकिन जब बात सच्चाई की आती है तो सच उतना सुनहरा नहीं होता जितना दिखता है। कंपनी की वैल्यूएशन ही इस बात को तय करती है कि बाजार में कंपनी की असल जगह क्या है, कंपनी की भविष्य की बातों में कितनी सच्चाई है। लेकिन दिन ब दिन इन कंपनियों के दावों की पोल खुल भी रही है। मार्च 2015 तक जहां फ्लिपकार्ट की कमाई 10,300 करोड़ रुपए थी, वहीं अप्रैल 2015 तक इसकी वैल्यूएशन करीब 1 लाख करोड़ रुपए थी। वहीं स्नैपडील की कमाई 938 करोड़ रुपए थी तो इसकी वैल्यूएशन करीब 33,500 करोड़ रुपए थी। ओला ने 418 करोड़ रुपए कमाने के साथ ही 1,675 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन बनाई। लेकिन हाल ही में मॉर्गन स्टैनली म्यूचुअल फंड ने एक बार फिर फ्लिपकार्ट की वैल्यूएशन घटा दी। मॉर्गन स्टैनली म्यूचुअल फंड ट्रस्ट ने 31 मार्च को खत्म तिमाही के लिए फ्लिपकार्ट की वैल्यूएशन 15% घटाकर 62,913 करोड़ रुपए कर दी। पिछले साल जून में कंपनी की वैल्यूएशन करीब 1 लाख करोड़ रुपए थी। ऐसा ही हाल कई और बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों का भी हुआ और यही वजह है कि घटती वैल्यूएशन के साथ साथ इन कंपनियों में नौकरियों के मौके और जॉब सिक्योरिटी कम हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर सलमान खान और मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से मशहूर आमिर खान के बीच ठन गई है। आमिर ने सलमान खान के रेप वाले बयान को संवेदनहीन बताया है। अपनी फिल्म दंगल के पोस्टर रिलीज के मौके पर पत्रकारों ने उनसे सलमान खान के कमेंट के बारे में पूछा। आमिर ने कहा, सलमान का बयान दुर्भाग्यपूर्ण और संवेदनहीन था। I feel what he said was rather unfortunate and rather insensitive. सामाजिक कार्यकर्ता आभा सिंह ने आमिर खान के रुख की तारीफ की है। सलमान खान के खिलाफ उन्होंने सच्चाई का साथ दिया।